सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। मन के विचारों को शांत करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे ओमकारम बिंदु वाली। तो चलेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे रब करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, वापस आएंगे। नमस्ते सभी को। नमस्ते। थैंक यू मनोज जी। तो आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो रिसर्च मैथडोलॉजी की प्रैक्टिस होगी वो मंडे और थर्सडे रहेगी, ठीक है। तो एवरी मंडे एंड थर्सडे हम लोग धीरे धीरे अपना रिवीजन करेंगे। आज हम लोग बहुत बेसिक करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, जिससे आप सभी का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ठीक है। तो मेरे मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं मैंने लिया है KVS मैदान से, ठीक है। तो जिसके पास हैं उसको पूरी पढ़ाई करके या प्रैक्टिस करके आ जाया करें, ठीक है, कक्षा में। बाकी मैं और भी क्वेश्चन सेट लूँगी नेक्स्ट क्लासेस में, जो कि हमारे पेपर से रिलेटेड होंगे, मतलब जो आ चुके हैं ईयर वाइज। आज बेसिकली पूरा प्योरली हम लोग बेसिक वाला प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जिसको मैं बोलती हूँ अनम्यूट करके आंसर देंगे, और जिसको मैं नहीं बोलती हूँ यानी सबके लिए वो सभी टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, रॉन्ग भी होता है कोई बात नहीं, आपके तुक्के भी लग जाते हैं कई बार, तो छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो नीरज जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर देंगे प्लीज़। जी पुजारी जी करता हूँ, हाँ जी कर दो। एक बार भेज दो मेरे पास। जी मैंने भेज दिया, थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। जब तक सर के नीरज जी के पास पहुंचता है मेरा मटेरियल, मैं ओरल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो अभी सोनिया जी बताएंगे रिसर्च से आप क्या समझते हैं। ये सोनिया जी लगता नहीं है। ओके, राधिका जी, राधिका दी अगर आप हैं तो आप बताएंगे रिसर्च का क्या मतलब होता है। जी दी, रिसर्च नए नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान का परिमार्जन। मतलब जो पहले से प्रकृति में नेचर में ज्ञान विद्यमान है उसको नए तरीके से और नई नई रिसर्च नई नई खोज के साथ नए ज्ञान के साथ वापस परिप्रेक्षित करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दी। दी ने बहुत अच्छे से बताया। रिसर्च का मतलब ही होता है, मतलब उसके नाम में ही छिपा हुआ है री और सर्च। सर्च का मतलब होता है खोजना, और री का मतलब होता है बार बार खोजना। एक सिंपल वे में लेके चलते हैं तो उसके नाम के अकॉर्डिंग रिसर्च यही है, किसी भी चीज़ को पुनः पुनः बार बार खोजना ही रिसर्च है। ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं अगर किसी को याद है तो मुझे अनम्यूट करके बताएंगे, बाकी सभी लिखेंगे जितना भी याद है आपको। रिसर्च के जो 7 स्टेप होते हैं हमारे, ओके, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा, रिजल्ट और जनरलाइजेशन।
जर्नलाइजेशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी आप सभी टाइप करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेप जो होते हैं, इनके चरण जो होते हैं, हमको एक सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी टेक्स्ट करेंगे। आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, सभी लोग टेक्स्ट करेंगे, परिणाम के आधार पर कितने प्रकार के रिसर्च बताए गए हैं? पूजा स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बताना। हाँ हाँ जी नीरज जी, हो रही है। बस मैं आपका अभी बस स्क्रीन वाला क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। हाँ ठीक, जस्ट मैं यही ये पूछ लास्ट रहा क्वेश्चन था। है। ठीक है। हाँ ठीक है, 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं, लिखेंगे सभी? बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने पूरे 7 के 7 स्टेप्स भी मेंशन कर दिए हैं। वेरी गुड। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल को हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान, यानी बेसिक, शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इसी को ही हम आगे एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आज का यहीं तक। हम लोग स्क्रीन पे जो प्रेजेंट हो रहा है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं आप सभी के आंसर्स देख रही हूँ। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को नहीं बोलूँगी अनम्यूट करने का, आप बस एक्टिवली अपना आंसर सेलेक्ट करते जाएंगे। सभी का ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित सिस्टमैटिक गतिविधि है। बहुत सही कहा आप सभी ने, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सभी देखते हैं। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? सभी करेंगे। स्टार्टिंग में बी दिखा था मुझे ऑप्शन, सब बी और डी, बी और डी कह रहे हैं। अपने ऑप्शन को गलत कहते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे सभी। जी, डी ऑप्शन जो सिलेक्ट करें बिल्कुल सही है। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? कोई बात नहीं सोनिया जी, कोई बात नहीं। तो इसका ए बी सी क्या बिल्कुल सही है। क्या हेलो, यस मैम। हाँ इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है। ए बी सी डी इन तीनों को इंक्लूड करके उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर देंगे। वेरी गुड। निम्न में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सभी बी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो जो अनुसंधान का लक्ष्य होता है, टारगेट है उनका, मोटिव है, वो सिद्धांतों और सामान्यीकरण यानी जर्नलाइजेशन पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करते हैं। तो जो आप सभी ने आंसर किया 3 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेष्ठ सिद्धांत यानी ग्रैंड थेरेपी क्या है? ठीक है, उसको बताना है। अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, ये अत्यधिक अमूर्त है यानी एब्स्ट्रैक्ट है,
अध्ययन विषय डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, या फिर डी उपरोक्त सभी। नीरज जी बोल रहे हैं सी। ठीक है, सी डी दो ऑप्शंस हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। मैम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलेंगी क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे दो, एक्चुअली मैंने हिंदी वाला पीडीएफ इसलिए लिया क्योंकि मेजॉरिटी में लास्ट क्लास में देखा था हिंदी की थी। ठीक है, तो मैं आपके लिए मैम मैं ऐसा करूँगी, मैं दोनों स्क्रीन प्रेजेंट करूँगी अगली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, अभी मुझे रेज करेंगे हैंड कितने लोग यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं। ओके, 3 लोग हैं। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए भी मैं पीडीएफ लेकर आऊँगी। ओके मैडम पेपर 1 इंग्लिश में अच्छा रहता है, हिंदी में वो पेपर 2 आना तो हिंदी है फिर भी। ठीक है मानसी जी, मैं रिसर्च का जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे, मेरे पास वो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने जानबूझ के नहीं प्रेजेंट किया आज। मैं ये मान के चल रही थी हमारे पास हिंदी मेजॉरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ग्रेन थ्योरी है आप ऑप्शन में भी देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। थर्ड जो है वो डिसिप्लिन मतलब जो अध्ययन विषय होता है, जो स्टडी है वो डिसिप्लिन यानी जो भी एक्टिविटी हुई है ऑलरेडी, उसको डिस्क्राइब करता है, ये थ्योरी है। तो अल्टीमेटली थ्योरी क्या है, एक अच्छा थ्योरी क्या है वो बताना है। तो इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन? सी की तरफ दिख रहे हैं डॉक्टर महुआ पाल जी। जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आप सभी का। एक अच्छा थ्योरी वही होता है जो डिसिप्लिन पे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सभी, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? यानी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आता है। विच वन करेक्ट? फिफ्थ का ऑप्शन सभी सी सेलेक्ट कर रहे हैं। बुद्धिवाद यानी रेशनलिज्म, निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग, सी लॉजिक, अनुभववाद यानी इंपेरिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को सभी डी सी दे रहे हैं आंसर। मोस्टली आंसर्स बिल्कुल ठीक है, सी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लॉजिक और डी। ठीक है, तो डॉक्टर महुआ इस बार भी बिल्कुल सही है। अनुभववाद जी नहीं, 5th का है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्पिरिसिज्म आप सभी करेक्ट कर लेंगे जिन्होंने लॉजिक दिया हुआ है। देखो इसमें हिंदी में भी अगर देखते हैं तो प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं वो, अनुभव से आता है यानी एक्सपीरियंस से आता है। कई चीज़ें हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किताबों से और अपने फ्रेंड सर्कल से मिलता है, राइट? तो जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ को, किसी भी चीज़ को जितना एक्सपीरियंस करेंगे, वो चीज़ ज़्यादा अनुभववाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लॉजिक माइंड में तो दोनों चीज़ होता है, या तो ये भी हो सकता है या तो वो भी हो सकता है, लेकिन जो आपने अनुभव किया हुआ है वो चीज़ें आपकी तरफ से बिल्कुल सही जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम सभी। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है?
सभी का सी आंसर आ रहा है, दोनों ए और बी। व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यकरण, यानी जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको सिस्टमाइज कर रहे हैं। बी ऑप्शन है जर्नलाइज कर रहे हैं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है बहुत अच्छे से। तो सी की तरफ बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सिस्टमाइज और जर्नलाइज इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता है, प्रिंसिपल को अच्छे से डिफाइन करते हैं दोनों ऑप्शन ए और बी। तो 6 का आंसर बिल्कुल सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानवाद एपिस्टीमोलॉजी किसको संदर्भित करता है। ए, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर एक्सेप्टेबल लेवल है। यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। ऑप्शन 7 का आंसर सभी दे रहे हैं सी। कोई नहीं, आज झेल लीजिए, नेक्स्ट टाइम से नहीं झेलने को मिलेगा। लास्ट टाइम मैं दोनों पेपर पहले प्रेजेंट करते थे, तो वही मुझे यहाँ पे भी करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल इंटरनेशनल योगा डे के बाद सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, सी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है। ज्ञानवाद जो है ज्ञान को स्वीकार करता है, ठीक है, नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, यानी जितना अच्छा नॉलेज का फील्ड होगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपका ज्ञानवाद के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इपिस्टियोलॉजी जो मतलब होता है ना, ज्ञान मीमांसा, जो अपन ने पढ़ा था, हाँ, उसके अंदर 3 चीज राइट, आती है ना, थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स और पॉजिटिविज्म। जी नीरज जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। ऑप्शन ए, वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, यानी उसको सिस्टमाइज करना और उसका समरी निकालना जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, ठीक है। सेकंड, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना, घटना की व्याख्या करना, एंड उपरोक्त सभी, या डी होगा। ऑप्शन 8 का आंसर देंगे सभी। ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। मैंने जब क्वेश्चन किया था बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी जा रही थी, बट अभी बता दूं सही नहीं जा रहे हैं आप लोग। नहीं, अभी सही आंसर नहीं आया है, सभी डी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए, जो मुझे ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनमें से कोई भी एक इसको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्यों आप डी को सिलेक्ट कर रहे हैं। चारों में से एक तो है ही आंसर, लेकिन आप डी को ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैम आपने ए लग रहा है पूजा, इसमें चारों चीज इसी में आ रही है ए में, लेकिन मैंने 2 लगाया, ए भी लगाया डी भी लगाया, ए ही होगा। देखो इसमें क्या है कि देखो, भविष्यवाणी भी करते हैं हम, कभी कभी रिसर्च में कुछ होता है ना, तो हम भविष्यवाणी भी करते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी है रिसर्च का, और घटना की व्याख्या भी करते हैं उसमें हम। वर्तमान ज्ञान का और एकीकरण करना, सभी तो लग रहा है उसमें ऑलमोस्ट, उसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा है। अच्छा, और कोई अपना रखेंगे मत यहाँ पर। अपनी थ्योरी
थियोरी को बोला है ना, मतलब फंक्शन ऑफ द थियोरी, जो सिद्धांत, जो कार्य का जो सिद्धांत है, तो उस पे तो हम देखो हमारा जो करंट नॉलेज है उसको समराइज करते हैं। मुझे मेकिंग प्रेडिक्शन, मुझे हाइपोथेसिस लगा, फिर एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेनन को, ये सब मिला के होता है ना, तो ये सोच के मैंने डी लगाया। डी। ओके, तो मैं बता दूं आप सभी को, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, सिद्धांत का बेसिकली हम लोग प्रिडिक्शन के वर्क पे ज़्यादा हम वर्क करते हैं, जैसे नीरज मंडलोई जी ने बताया, उन्होंने वो बिल्कुल सही जा रहे थे। बाकी और चीज़ों को हम और नाम भी दे सकते हैं, देते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल का एक मेन काम है वो है प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी करना। ठीक है, वो प्रिंसिपल दे दिया कि ये चीज़ ऐसा होगा, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने गोल को ले जाते हैं आगे। तो मैम ये फिर किस में आएगा, पॉजिटिविज्म में आएगा ना ये तो फिर? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर क्या होगा मैम? बी। ओके। मेरा भविष्यवाणी। भी गलत हुआ था, मेरा भी गलत हुआ, मैं भी डी ही, मैंने मेरा लॉजिक माइंड भी डी ही गया, बट फिर बाद में मैंने और फिर इसके ऊपर स्टडी किया एंड देन मैंने फाइंड आउट किया कि इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन करेंगे सभी। ये मेरा भी रॉन्ग हुआ था, शायद आप में से कोई सही कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली होता है, और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, अब किसने दिया था ये आपको बताना है। प्लेटो ने, अरस्तु ने, लोके, डेकार्ट। अच्छा, इन चारों के बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा गूगल करके स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, बट अभी आंसर क्या है आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी आंसर करेंगे? बी, सी, तुक्का? अच्छा नीरज जी के साथ मत जाना, ठीक है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन चारों के बारे में मैं पूछूंगी आप सभी से, नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, राधिका दी बिल्कुल नहीं सही है। हाँ, अरस्तु के बारे में हमने सुना है, बिल्कुल, प्लेटो और अरस्तु के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोके। इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लोके। हाँ, तुमसे कोई दिमाग नहीं है उन्हें। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब हम बाय बॉर्न, पूरा हमारा जो ब्रेन होता है बिल्कुल प्लेन होता है, कोरे कागज की तरह होता है, यानी एम्प्टी प्लेन पेपर होता है, और जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे वैसे उस पेपर पे वो प्रिंट छपना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आंसर देना है सभी को। परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। ठीक है, बी, एक अंडाकार, ये क्या, अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं। कौन सा आप लोगों के अकॉर्डिंग सही लग रहा है,
10th का ऑप्शन बहुत मिला जुला मिल रहा है। वेरी गुड। तो जिन्होंने ऑप्शन डी लिया हुआ है बहुत सही लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है नीतू जी बताएंगे मुझे, सॉरी नीता साहू जी। जो हम रिसर्च करते हैं वो बहुत सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन इसका आविष्कार दुर्लभ है, ये डिफिकल्ट है। क्यों है आप सभी ने बताया ऑप्शन डी। राधिका दी आप बताइए। हाँ, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। वेरी गुड। तो डी ऑप्शन इसलिए क्योंकि अभी देखो अभी क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने, नीरज ने बताया था 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च से रिलेटेड जो हमें नॉलेज, जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए सोसाइटी में लोगों को, उन चीज़ों से वो वंचित रहते हैं, वो चीज़ों का ज्ञान उनके पास नहीं होता है। इस वजह से हमारा ये जो रिसर्च का पैटर्न है, प्रोसेस है, ये एक इम्पॉसिबल एक्टिविटी की तरह हमें दिखता है या फिर हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि बिना सिस्टमेटिक रूल को फॉलो किए हम अपने गोल को नहीं अचीव कर सकते। बहुत सारे इसमें बैरियर्स होते हैं जो हमारे रिसर्च को ख़राब कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को ख़राब कर सकते हैं। बट इसमें बोला है ना कि लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, जो डिस्कवरी होती है वो दुर्लभ क्यों होती है? तो बोला है कि अधिकांश लोगों में इसके ज्ञान से संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। समझा नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। देखिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। अब दुर्लभता का कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करके देखते हैं तो इसमें हमें ये समझ में आता, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो वो दुर्लभता का या फिर वो डिफ़िकल्टी का यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल या दुर्लभ क्यों लगता है, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी रिसर्च दुर्लभ क्यों है, डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और जो चीज़ हम जान लेते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, राइट। तो आविष्कार की बात की गई यहाँ पे, जब कोई आविष्कार करता है कोई भी, मतलब हाँ जैसे कि न्यूटन ने आविष्कार किया था, राइट। तो उसको थोड़ी पता था कि वो कुछ वो आविष्कार करने वाला है, उसने तो कर दिया आविष्कार। हमारे माइंड में एक चीज़ क्वेश्चन मार्क आता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, फिर वो डेडिकेशन, उसकी तरफ जो हम मूवमेंट करते हैं वो डेडिकेशन दिखाते हैं, यानी उससे रिलेटेड अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। बेसिकली जो डी ऑप्शन कह रहा है उससे रिलेटेड नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो वो आविष्कार जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम सही और प्रॉपर नॉलेज नहीं गेन करते हैं तो वो दुर्लभता बनी रहेगी, ठीक है। तो आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि ज्ञान का अभाव है। अगर आपके पास ज्ञान है तो यही स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, आविष्कार दुर्लभ नहीं है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है ये काम, आप बस थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिए, आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि ज्ञान का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, ठीक है। जी मैम। समझ में आया नहीं आया? जी मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? ये भी आप लोग बहुत आराम से दे देंगे आंसर। उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक रिसर्चर के अंदर क्या चीज़ नहीं मिलती है। 11th के आंसर की तरफ सभी बढ़ रहे हैं, ए ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है आप सभी। वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें होनी चाहिए, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, जांच में उत्सुक होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, और जो उसने डिसाइड किया, जो उसकी हाइपोथेसिस है या जो उसने प्रिंसिपल्स लिए उसको प्रमाणित करना, यानी उसको ऑथेंटिक बनाने का उनके पास पावर होना चाहिए, उसको अच्छे से सेटिस्फाइड करने वाली कॉन्सेप्ट उनको रखना आना चाहिए। तो ये एक रिसर्चर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए।
नहीं फर्क पड़ता कि वो दूसरे शोधकर्ता के साथ वो सामंजस्य अगर नहीं भी स्थापित करते तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 सभी आंसर करेंगे। मेटाफिजिक्स का मीनिंग बताएंगे सभी। आध्यात्म विज्ञान से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है? ठीक है, बी आ रहा है ऑप्शन सभी का। धर्मेंद्र जी, नोरा जी, नीरज जी। जी बिल्कुल सही, ये प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। ठीक है, आध्यात्म विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स का आंसर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अनुसंधान की नीचे प्रश्न करेंगे नीरज जी प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलैरिटी कितनी है वो, और जो हमने टूल्स इस्तेमाल किया है एक रिसर्च को चलाने के लिए वो, या अनुसंधान की गहराई, उसका डेप्थ कितना है वो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, या फिर ऑप्शन डी शोधकर्ता के अनुभव, उसका एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 13 सभी बताएंगे आंसर। ओके, बी डी ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। शोधकर्ता के अनुभव। ठीक है, इसका आंसर है बी। उन्होंने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मैटर करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसंधान रिसर्च कोई भी है वो कितनी पॉपुलैरिटी में है उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपने क्या चीज़, कौन सी पद्धति आपने अप्लाई किया है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ी है। मैम एम्पेरिकल जो रिसर्च थी उसमें अनुभव की बात की गई थी। जो अनुभववादी व्यक्ति होता है जिसको ज़्यादा अनुभव होता है तो उसकी रिसर्च पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, ऐसा पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो उसके अनुसार आप डी बता रहे हैं, जी बट यहाँ स्पेसिफिक नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम मे बी आपने बताया ना उस पर्टिकुलर रिसर्च में, राइट, तो उसमें भी तो आपने उस कहीं ना कहीं उस पद्धति को, सिस्टम को फॉलो किया है, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ती है। उस रिसर्च को जैसे हम कि मैम लोग मैं ऐसा ऑथेंटिक एग्जांपल मानते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था, आप भी शायद क्लास में थे उस समय, हम्म, तो राहुल मैंने पढ़ाया था तो कि कोई भी रिसर्च करता है जैसे कि मैं करता हूँ, वो आप मुझसे बड़े हो एक्सपीरियंस में, आप रिसर्च करते हो तो लोग ज़्यादा आपकी उससे भरोसा करेंगे क्योंकि आपके पास अनुभव है उस चीज़ का। मैं हाँ पहली बार कर रहा हूँ, बिल्कुल, मेरे पास अनुभव नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे आपने मैंने लगाया था। जी, तो व्यक्ति विशेष का कह दिया। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं मेरे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अच्छा रिसर्च का रिजल्ट नहीं दे सकते हो। अगर हम आपकी बातों को लेके चलें तो इससे तो जी ये जी मैम। साबित होता है कि जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, कम नॉलेज है, वो अच्छा रिसर्च कर ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा मतलब इसमें एम्पेरिकल रिसर्च में यही बताया गया था कि उस समय जो हम पढ़ा था। ऐसा मान सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं जाएंगे। अगर यूनिवर्सल ओवरऑल लेते हैं तो एक अच्छा रिसर्च वो होता है, अच्छे रिसर्च की क्वालिटी वो होती है जिसमें हम किस प्रिंसिपल या किस पद्धति को अपना रहे हैं वो मैटर करता है, रेदर देन कि कितना अनुभव है। ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट करता है, ये फैक्टर्स आते हैं, बट अगर उनमें से भी हम ऑथेंटिक लेकर जाते हैं तो हमारी पद्धति मैटर करती है। टेक्निक बेटर करती, टेक्निक क्या है आपकी। राइट, ठीक तो है, मैम पहले क्वेश्चन तो नंबर ठीक है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम सभी। निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन, यानी ये स्टैटिस्टिकल हो गया है, मूल्यांकन इवोल्यूशन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
मैं क्वेश्चन समझाते हो एक बार मुझे अच्छे से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों, यानी कोई एक प्रॉब्लम आपने लिया, उसके बहुत सारे स्टडी हुए, तो उसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल पैटर्न को आप अप्लाई करेंगे? तो आपके फैक्टर एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस है, सिस्टमैटिक एनालिसिस है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो कौन से स्टैटिकल को आप इस्तेमाल में लाएंगे? एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे स्टडी हो चुके हैं, अब इसको समराइज आप कैसे करेंगे? कौन सा टेक्निक होगा आपका? ठीक है, सी बता रहे हैं नीरज जी। कि सभी करेंगे मैसेज? ठीक है, देखो पहले में जो है फैक्टर्स एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों का रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इनके मतलब नहीं पता है, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर बता देती, 14 का बी होगा, मेटा विश्लेषण, यानी मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्लियरली इसको अगर हम आप गूगल करके देखिए, इसमें बताते हैं कि जो भी रिपोर्ट रिजल्ट्स होते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स का यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है स्टडी को, तो उसी को मेटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट होपफुली हो सकते ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस शायद ही आए। तो नेक्स्ट क्लास में ईयर वाइज हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बेसिक है। कोई नहीं, बेसिक में अच्छे नहीं हो रहे, नहीं सही हो रहे क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के नहीं होगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। क्वेश्चन नंबर जी नोरा जी 15 करेंगे हम सभी। आप लोग इसके बारे में और भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ नया मिल जाए हमें उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे कि अगली बार शायद इस पे प्रश्न बन जाए। देखो हमारे क्वेश्चन तभी रॉन्ग होते हैं जब हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, हम शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर, हाँ बस मौज करते हुए आंसर कीजिए, सब सही होगा। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने पर, जिस कठोरता से इसे लागू किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिफ्टीन का अलग अलग सबका आंसर भी या फिर कोई नहीं, मनोज पाल जी कह रहे हैं। ये प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, वो कहना क्या चाह रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। अभी अनुशंसाओं का मतलब क्या होता है, कार्य में? ये इतना हिंदी तो मुझे भी नहीं पता है। आंसर करेंगे सभी? जो समझ में नहीं आ रहा है उसी को सभी टिक कर, ठीक है। मैम आंसर बताइए,
आंसर आ गए सभी के। हो गया, सबका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आप सभी बी की तरफ गए हैं, जिसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता है। ये ऑप्शन गलत है आप सभी का। सी ऑप्शन सही है, जिस कठोरता से इसे लागू किया गया है। अब कठोरता का मुझे नीरज मंडलोई जी समझाएंगे। मैम रिकमेंडेशन है अनुशंसा का मीनिंग। ओके, थैंक यू जी। मैम इसमें बोला एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का जो उसकी क्वालिटी है कि किस आधार पर मूल्यांकन उसका किया जाता है, तो कठोर तरह से उसको इस बोला कि जिस तरह से कठोर तरह से दृढ़ता पूर्वक उसको लागू किया जाता है कि हाँ ये सच है भैया, ठीक है सच है, ये प्रूव हो चुकी है, उस तरह से बोल रहा है ये। मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ। कठोरता का यहाँ पे मतलब लिया गया है कि पूरे पैटर्न को, पूरे रूल्स को फॉलो किया गया, एक सिस्टमाइज वे में। हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं तो उसमें अपना कुछ भी नहीं डालना होता है। जो ऑथेंटिकली हमें रिज़ल्ट मिलता है वही चीज़ इंटरवेंशन करने के बाद या कुछ भी हम करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वैसा का वैसा ही डालिए। कई लोग क्या करते हैं, कठोरता यानी स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपना रिज़ल्ट लाने के लिए वो हेर फेर कर देते हैं डाटाज में। ठीक है, तो इक्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो पैटर्न्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तभी वो वैल्यूएबल बनेगा। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही है, बी की तरफ नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सभी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन ट्रू नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। ऑप्शन सी, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। कौन सा सत्य नहीं है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बिल्कुल सही, सही जा रहे हैं आप सभी। ये डांट का असर नहीं है, बहुत सिंपल था, इसमें अपना लॉजिक लगाना था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक शोधकर्ता में ज़रूरी नहीं है कि जो रिसर्च अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो रिसर्चर बहुत अच्छा इंसान ही हो, कोई भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित पत्र साहित्य में से, वैसे ही इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, आ जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है। ऑप्शन सी दे रहे हैं नीरज जी, मनोज जी सी। बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल सी पे सही जा रहे हैं। नीरज जी को फॉलो मत कीजिए प्लीज़, बट इस बार बिल्कुल सही हो। ठीक है, जर्नलाइज करते हैं जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसको जर्नलाइज करना कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। यानी मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च के मेन वर्क कौन कौन से हैं। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से करेंगे आंसर। नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व लेखन पे आलोचना करना, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। एटीन का आंसर करेंगे, आपको दिया गया है ऑप्शंस ए बी सी डी। करे सभी आंसर करेंगे, कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है। ए, ओके, धर्मेंद्र जी आप बताइए आपने ए को क्यों सिलेक्ट किया। मैंने एक को इसलिए सिलेक्ट किया कि जैसे कि ऑप्शन जो बी है, नई चीजों की खोज करना, पूर्व लेखन पर आलोचना करना,
स्रोत के गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच का विश्लेषण करना। तो जो ऑप्शन ए है वैसे तो मेरे को ठीक लगा, पर ये अटपटा सा कुछ लैंग्वेज है इसकी ना, सिंपल सी हो, इसलिए। ठीक है, आपने जो अपने लॉजिक लगाया सही था, बट यहाँ पे देखिए, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में भी सोचते हैं तो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस से तो मुख्य मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखें, यानी हमारा रिसर्च का एक पैटर्न होना चाहिए कि मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत नॉलेज को इंक्रीज करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, नई चीज़ों की खोज करना चाहिए, यही तो रिसर्च का पर्पज़ है। रिसर्च, पूर्व लेखन पे आलोचना, आप थर्ड वाला क्यों हम लोग हटा रहे हैं? आपका ए बिल्कुल सही आंसर, जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर इसलिए नहीं होगा, पूर्व लेखन पर आलोचना, यानी जो पूर्व में लिखे जा चुके हैं, पहले जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, उनकी जो भी चीज़ें उसके ऊपर हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस टॉपिक को लेकर और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आलोचना, यहाँ नेगेटिव की बात हो रही, पॉजिटिव वे में हम कर सकते हैं बट नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, तो आलोचना वाली बात बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, यानी 18 का ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिखाएंगे नीरज जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? अवधारणाओं सिद्धांतों का एक संयोजित, आंसर कर लेंगे, ध्यान से सोचना है बस। संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है, उन नए आंकड़ों का स्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या फिर नहीं। अगले शोध के लिए उपयुक्त या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 19 का आंसर करेंगे। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल हुआ ना यहाँ पे? हाँ जी, एक प्रिंसिपल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सभी एक ही तरह बढ़ रहे हैं। आज नीरज जी पीछे रह गए आप, निगम जी आ गए हैं, ठीक है, नीता जी, नोरा जी, ठीक है, आप सभी बिल, अरे धर्मेंद्र सर कहाँ चले गए? ठीक, अच्छा, रिसर्च के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा रिलायबल लगता हो ना, क्योंकि हमें लगेंगे ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, अब उनमें से देखना है किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल लेके नहीं चलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। इसको समझाना या क्लियर है ये चीज़? क्लियर है मतलब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, ठीक है, हाँ, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, ये बहुत ही आसान है, ए है अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, सोच और तर्क क्षमता रखता है, एक परिश्रमी कार्य करता है। तो आंसर सभी के सी आते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक क्वालिटी होना चाहिए, सोचने मतलब थिंकिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और तर्क वितर्क का भी वो ज्ञान रखता हो, कॉन्फिडेंस रखता हो, तभी उसका जो रिजल्ट होगा वो ला पाएगा। 21 को देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है, क्वालिटी, एक रिसर्चर के अंदर विशिष्ट गुण है, कौन सी क्वालिटी वो बताएंगे क्या होनी चाहिए। नीरज जी सबको प्रोवोक कर रहे हैं कि डी की तरफ बढ़ो, सरकारी ऑप्शन की तरफ। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी, सरकारी ऑप्शन की तरफ जी।
ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, इसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन 4 ही हैं। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक्टिव इमेजिनेशन की बात वही आ जाता है, किसी भी रिसर्च को, किसी भी इन्वेंशन के लिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सक्रिय कल्पना कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश या डी कोई नहीं? ठीक है, सभी आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। हो गया, सभी ने आंसर कर दिया। तो इसका ऑप्शन जो है, अरे बाप रे, आंसर देते देते भटक जाते हैं आप सभी। फिर से सही की श्रृंखला आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ए से शुरुआत हुई थी हमारी ट्रेन और बी पर आके खत्म। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिंथेसिस क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है कि वर्डों को हम नहीं समझ पाते, दैट्स वाई हम रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है प्लीज़ वो इंग्लिश का ही अपना खोलेंगे एग्ज़ाम टाइम पर क्वेश्चन पेपर, और जो हिंदी के हैं, हिंदी मीडियम को हिंदी ज़्यादा अच्छी है उनकी, वो हिंदी को लेकर चलेंगे। सिंथेसिस होता है आपका किसी भी 2 से 3 चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ों को क्या करना है, वो इकट्ठा तो करते हैं, फिर उसके बाद उसको समराइज करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो उसमें विश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहे, संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, और सारांश भी नहीं करना, हमें समराइज नहीं कर रहे हैं उसको, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन 22 का। 23 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत आसान है, सर भी पढ़ा चुके हैं आप सभी को। बिल्कुल सही, सभी एक मत होते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इवोल्यूशन, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बताएंगे सभी। एक शोधकर्ता से सामान्य क्या अपेक्षित होता है? उससे क्या हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं? वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विभिन्न विचारों का संश्लेषण, ये देखो ओवरव्यू है, बेसिक है ये, अभी अंदर चलेंगे हम लोग, इसलिए मैंने बहुत बेसिक चीज लिया मैंने आज। विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर सभी दे रहे हैं बी, बहुत तेजी से आंसर आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर बी। ये तो आप आंख बंद करके भी दे सकते थे। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच रखना। बी, अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना। अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना। अनुसंधान कार्य प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। आपको क्या सही लग रहा है? नीरज जी ए बोल रहे हैं, ए लग रहा है, श्योर नहीं है। सूफिया जी ए, नोरा जी ए, नीता जी ए, बाकी सभी आंसर करेंगे। तृप्ति जी ए, श्योर हो गया नीरज जी, ठीक है, बिल्कुल आप श्योरिटी मिल गई, था आपका ये आंसर इज द राइट आंसर। होलिस्टिक अप्रोच की तरफ अगर हम कोई भी टॉपिक, कोई विषय लेते हैं तो उसको ओवरऑल हम लोग प्रेजेंट करने के स्टेप पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 26
बताएंगे सभी, आंसर करेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? अनिवार्य है, ये देखेंगे हम लोग, बहुत कंपल्सरी है, उसके बिना आपका रिसर्च यूजलेस। बिल्कुल सही जा रहे हैं, जर्नलाइजेशन। यानी अगर आपने जर्नलाइज नहीं किया, स्टेप में भी देखते हैं, तो आपका रिसर्च स्टेप प्रोसेस पूरा नहीं होता और आप बिल्कुल लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, नीरज मंडलोई जी बता रहे हैं, जर्नलाइज करने पे ही आपको डॉक्टरेट का फुल फाइनल डिग्री मिलती है। ठीक है, चलिए जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी भी अनुसंधान की गहनता, डेप्थ को किसके द्वारा आंका जा सकता है? उसकी गहराई को, वो कितना ऑथेंटिक, कितना रिलायबल है, उसको कैसे देखा जा सकता है? अनुसंधान के शीर्षक यानी टाइटल को देखकर, अनुसंधान के उद्देश्य, उसके पर्पस को देखकर आप बता सकते हैं कि रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर अनुसंधान पे किए जाने वाले कुल व्यय, उस पे खर्चे से आप पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिसर्च है। या डी, अनुसंधान की अवधि द्वारा, उसका टाइम। क्या लगता है आप सभी की तरफ से? क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट ऑफ एम्स। वाह, नीरज जी से रहा नहीं गया, आंसर बता दें उन्होंने अनम्यूट करके, बहुत बढ़िया नीरज जी। तो 27 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्पस क्या है, ये डिस्क्राइब करता है आपके रिसर्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे सभी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, या कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। उपरोक्त सभी सही है नीरज जी? अच्छा, अब जब आप सब सही हैं तो मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? बिल्कुल, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य हैं? वर्तमान ज्ञान का सारांश, बी भविष्यवाणी करना, सी घटनाओं की व्याख्या करना, या डी उपरोक्त सभी? 29 बताएंगे। अरे वाह, सरकारी ऑप्शन वाले बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं जी। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 30। एक अनुभववादी का मानना है, अब आ जाओ नीरज जी, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या मानते हैं, वो बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उम्मीद रखती हूँ कि ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर 30 का मैंने क्वेश्चन छोड़ चालू दिया, है। हाँ जी माफ जी। कीजिए, मैंने 31 रेज कर दिया। 30 वाला करेंगे अभी सब। एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। के ऑप्शन डी की तरफ सभी मूव कर रहे हैं। उसकी लागत पर, अनुसंधान का संचालन करने के समय, बिल्कुल एक अच्छा रिसर्च वही होता है जिसका हमें समय का ज्ञान होता है, उसमें कितनी लागत लग सकती है, कितना एक्सपेंस हो सकता है, मनी कंज्यूम हो सकता है उसके बारे में, और शोधकर्ता का नॉलेज किस तरीके से। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही जा रहे हैं आप सभी। 31 का आंसर करेंगे सभी। आप लोगों का टाइम हो गया, 4 से 5 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बताएंगे सभी 31। एक्सपीरियंस व्यक्ति क्या कहते हैं?
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। सभी सी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप सभी सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। ठीक है, जिस फील्ड में हम संवेदी होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, वही हमारी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगी और उसी फील्ड में हम लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं जैसा आप प्लान करोगे वैसे ही हो जाओगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? एकल चर का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, कार्य साधन, मैनिपुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएंगे। हाँ, सी, ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जी, सी की तरफ बढ़ रहे हैं सभी, यानी दोनों। ठीक है, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 तो 33 सभी करेंगे इसका आंसर। 37 तक है, फिर लास्ट है, फिर खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? नीरज मंडलोई जी बहुत फास्टली आंसर करते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही लगता है? नीरज जी को कोई फॉलो ना करे क्योंकि हमेशा राइट होता है। अपने आप से आपको सोचना है क्योंकि एग्जाम सेंटर पे वहाँ नीरज जी नहीं होंगे। ठीक है, नीरज जी बताएंगे पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म जो है वो साइंस को मानता है कि जो कुछ बोला गया है फैक्ट चीज़ों को मानता है, जी, क्वांटिटी को मानता है वो, और ऑब्जेक्टिव को मानता है, साइंटिफिक चीज़ों को मानता है। वो अगस्त कॉम्टे था, उसने बताया था, जिसको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो प्रत्यक्षवादी अभी नीरज जी ने भी बताया, तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? 34 का आंसर सभी करेंगे। सेकेंड लाइन के स्टेटमेंट से आप लोग अच्छे से पकड़ लेंगे। तो ए आंसर सभी, अरे एस वाला ऑप्शन कहाँ से आ गया नीता जी? बिल्कुल ए, ठीक है। हाँ जी, प्रत्यक्षवाद जो आंसर करें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे सभी। एक सात्विक प्रश्न, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? ये भी आपके व्यवहारिक पक्ष के ज्ञान की तरफ मूव करता है। एक चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, ज्ञान का स्वीकार्य स्तर क्या रहेगा इसका आंसर? बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सात्विक यानी एक रियल जो प्रश्नावली होता है वो बी वाले ऑप्शन को ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वास्तविकता का अध्ययन कराता है, एक्चुअल में सात्विक प्रश्नावली वही है, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? ये भी बहुत आसान है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं सभी आंसर करेंगे इसका। नीरज जी को फॉलो मत करो प्लीज। आप सभी डी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब लोग सही हैं, कोई भी गलत नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। और सूफिया जी अनम्यूट करके इसका आंसर बताएंगे। कौन सा वाला मैम? 37? क्वेश्चन नंबर 37। एक मिनट मैम। मैम सी नंबर लग रहा है मुझे। अच्छा नोरा जी आप बताइए। मैम मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ठीक है, नीरज जी आप बताओ। कोई भी प्लानिंग करते हैं हम कोई भी रिसर्च की, तो उसमें समय का ध्यान रखना चाहिए और जो संसाधन है उसका ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया। इससे रिलेटेड पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, इतना सोचना नहीं था इसमें। हाँ जी, टाइम और मनी ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक है, किसी भी रिसर्च को तैयार करने के लिए दो चीज़ों को तो पहले देखा जाता है, फिर इसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कर लिया कि रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक पे तो लंबा चल रहा है वो कि आपकी जिंदगी निकल गई पूरी, राइट। वो भी नहीं करना है। अच्छा उस रिसर्च का नाम बताइए आप सभी जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए होता है। फंडामेंटल। हाँ फंडामेंटल होता है। समय का उसमें वो नहीं रहता ना सीमित। हाँ तो फंडामेंटल में होता है वो। जी मैम फंडामेंटल में ही होता है, और लंबे समय तक तो लॉन्गिट्यूड चलती है। राइट, तो आंसर ये वाला करना, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड में टाइम का कोई बंधन नहीं रहता ना। या ठीक है, चलिए जी, तो आज का बहुत फंडामेंटल में भी तो सर ने बताया था कि ये काफी लंबे टाइम तक चल सकती है क्योंकि इसको ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। बेटा आप ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल का लीजिएगा नोरा जी। ओके ठीक है, ओके जी, धन्यवाद सभी का। आंसर इसमें लिखा हुआ है, पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगी। फंडामेंटल फर्स्ट टाइम रिसर्च होती है, तो स्टार्टिंग बेसिक होता है, शुरुआत, इनिशिएटिव। ठीक है, थैंक यू नीरज मीना जी, आपने स्क्रीन प्रेजेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो बहुत बेसिक था, जस्ट लाइक अ रिवीजन। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रीवियस ईयर्स के मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके आप सभी के साथ लेकर आऊँगी, उससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छा बेटर रिवीजन होगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आऊँ, अगर नहीं भी मिलता तो मैं इंग्लिश वाला प्रेजेंट करूँगी, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। थैंक यू शांति मैम। पाठ कर लेते हैं। थैंक यू सभी का। अपना हाथ जोड़ेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को इन एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे हम सभी, शांति पाठ करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। ॐ सर्वरिष्टु शान्तिरभवतु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को शुभ संध्या। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को। बाय सभी को। थैंक यू मैम।